दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। रिलायंस पावर के शेयर ने लोगों को प्रॉफिट भी दिलाया और ज़बरदस्त लॉस भी करा दिया पिछले दिनों। एक पॉजिटिव खबर ने स्टॉक की प्राइस को ज़बरदस्त बढ़ाया, यानी जो खबर निकल कर आई कि अदानी पावर रिलायंस पावर की एक कंपनी को अधिग्रहण कर सकते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ पावर, जो इस समय बंद है। उसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया, लगातार अपर सर्किट में 30 रुपये के नीचे जो स्टॉक था वो 38 तक चला गया। उसके बाद आ गई बैड न्यूज कि सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर लगा दिया है बैन, और इस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ा, स्टॉक फिर से आ गया वहीं पे। तो जो लोग ऊपर के लिए उन्हें फंसे होंगे उनको ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। अब क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे, फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बनने वाली है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बैन का रिलायंस पावर पे क्या असर होगा, इसके अलावा फिच रेटिंग की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है 30.58 पर, जहाँ पे 0.033% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं बिल्कुल स्टॉक ने फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन अच्छी बात है कि जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है, और क्यों ना हो स्टॉक ऑलरेडी वहीं पर आ गया जहाँ पे इसने शुरुआत की थी। 13 अगस्त को स्टॉक क्लोजिंग जो थी 30.34 के आसपास थी। अब 30 अगस्त को फिर से जो क्लोजिंग है वो 30.56 के आसपास रही, यानी 30 से शुरुआत 30 पर ही आ गया। वैसे 14 अगस्त को स्टॉक की जो लो प्राइस थी वो 29.75 थी, यानी आप देख दो कि ये जो 30 रुपये का स्टॉक था वो 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार अपर सर्किट में दौड़ते हुए देख सकते हो कि 23 अगस्त को 38.11 पर चला गया। यानी एक तरह से देखें तो ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिया लोगों को, कम से कम 25-30% की तेज़ी बन गई, और वो भी सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये 29 रुपये के जो आसपास था स्टॉक 38 पे तो चला गया 23 अगस्त को। लेकिन उसी दिन खबर निकल कर आ गई कि अनिल अंबानी के ऊपर बैन लगाए, और इस खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। उसी दिन लोअर सर्किट लग गया, यानी एक ही दिन में 38 का स्टॉक फिर से 34 पे आ गया। यानी जहाँ पे बढ़ने के लिए 2-3 दिन लगे वो पूरी की पूरी जो तेज़ी थी वो एक ही दिन में गायब हुई। उसके बाद 3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगे, और उसकी वजह ये रही कि 27 अगस्त तक स्टॉक जो है वो 31 पर आ गया फिर से। एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी 28 को, स्टॉक 32 के आसपास आया लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। फिर देख लो कि 29-30 की इस गिरावट के माहौल में स्टॉक 30 पर आ गया। तो क्लियरली देख सकते हो कि जहाँ से शुरुआत की स्टॉक ने वहीं पर आ गया। अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो बड़ी गुंडी निकल के आ रही है वो इस सेक्टर में एक बड़ी तेज़ी का काम कर सकते हैं। तो फिच रेटिंग ने नई अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया उसमें सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर के लिए एक बूस्ट का काम करेगी ये रिपोर्ट। तो उनका रिपोर्ट में कहना है कि जो डिस्कॉम है अब जो पेमेंट डिले करते उसका समय काफ़ी कम हो गया है। अब जल्द से जल्द पेमेंट चुकाया जा रहा है सोलर और विंड एनर्जी कंपनियों को, जिससे ये कंपनियों को आने वाले में जो मुश्किल है वो कम हो जाएगी। तो फिच रेटिंग का कहना है कि ये फाइनेंशियल 2024 का मार्च महीने के अगर अंदाजे से रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले देखें तो डिस्कॉम ने पेमेंट काफ़ी पहले चुकाना शुरू कर दिया है, यानी जो पहले लंबा समय निकाले थे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फ्राइडे को ही ये लेटेस्ट रिपोर्ट फिच रेटिंग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि अब डिस्कॉम अपना समय पे पेमेंट चुकाने लगे, उनके पास कैश जनरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फिच रेटिंग का कहना है कि फाइनेंशियल 2023 में जहाँ पे 140 दिन तक पेमेंट को खींचते थे डिस्कॉम, अब वो 100 डेज के आसपास आ गया, यानी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे पावर जनरेशन पोर्टफोलियो में भी 4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी देख सकते हो कि लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी, जिससे जो क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसमें आप देख दो विंड एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी उसमें 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो अभी फिलहाल देख दो P90 के मुकाबले 1% बिलो है। सोलर जनरेशन कैपेसिटी में 2% की वृद्धि देखने को मिले फाइनेंशियल 2024 में। और कुल मिला के देखें तो ये जो P90 का एस्टीमेट है उसके हिसाब से सोलर परफॉर्मेंस की वृद्धि 1% एबो है। और इसके पीछे वजह बताई फिच रेटिंग ने कि जो सरकार ने लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम लागू की है, जिसकी वजह से अब डिस्कॉम को जल्द से जल्द पेमेंट चुकाना जरूरी हो गया, नहीं तो उनके ऊपर लेट पेमेंट सरचार्ज लग जाता है, जिससे डिस्कॉम को और भारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। इसके अलावा जो
पावर फाइनेंस कंपनी अब वो डिस्कॉम को अब सुलभ रूप से फंड भी प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो जो भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको समय पर पेमेंट चुका पा रहे। तो सरकार की जो कोशिश थी उसका नतीजा ये है कि अब जो पावर जनरेशन कंपनियां चाहे विंड हो या सोलर एनर्जी, उनको समय पे पैसे मिल पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी जीत है इन कंपनियों के लिए। आने वाले समय वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो कुल मिला के सरकार का जो 2030 तक के लिए जो सपना है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का, वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा समय से पहले। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है इस समय सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। और रिलायंस पावर दोनों ही सेक्टर में सक्रिय है, तो उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। अब यहाँ पे देख दो कि अनिल अंबानी पर सेबी ने बैन लगा दिया है। इससे क्या इनकी कंपनियों पर फ़र्क पड़ेगा? तो देख दो कि अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं उसके जो इस समय अगर मूल्यांकन देखें तो कुछ बचा ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सब लॉस में चली गई है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में तो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, बाकी कंपनियां तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है, लोगों का पूरा पैसा डूब चुका है। लेकिन अगर हम रिलायंस पावर की भी बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि इसकी जो आईपीओ ही 500 में आया था। अब जिस कंपनी का आईपीओ 2008 में 500 में आया हो, इस समय स्टॉक अगर 25-30 रुपये के आसपास, तो कौड़ियों के भाव में। इसी तरह रिलायंस इंफ्रा, जिसकी प्राइस एक समय 2000 के ऊपर थी, अगर वो शेयर 200-250 के आसपास मिल रहा है तो कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। तो इसका मतलब जो सेबी ने प्रतिबंध लगाया उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो नुकसान होना हो चुका है। अब यहाँ से कोई ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा बैन भी लगा है, तो ये बैन अनिल अंबानी के ऊपर है, रिलायंस पावर पे नहीं है, रिलायंस इंफ्रा भी नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं है सेबी की तरफ से, और इसीलिए इन कंपनियों पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये एक तरह से लेसन है उन कंपनियों के लिए, जो कॉरपोरेट हाउसेज के लिए, कि आने वाले समय ऐसे कुछ गलत तरीके से काम ना करें। अब इसमें सच है कि झूठ है, लेकिन अनिल अंबानी के ऊपर जो ब्लेम लगाए कि उन्होंने उनकी जो कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उसका जो लोन था वो ऐसी कंपनियों को बांटा है जो पूरी तरह से या तो सिर्फ कागजी थी या फिर लॉस मेकिंग थी। ऐसी कंपनियों को अनिल अंबानी ने, अपनी ही कंपनियों को रिलायंस होम फाइनेंस का लोन बांट दिया, और एक तरह से ये कह रही है फ्रॉड की श्रेणी में आ रहा है। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा एक बड़ा इनके ऊपर इस समय देखो फाइन लगाया, करीब 254 करोड़ का फाइन लगाया अलग अलग लोगों के ऊपर, जिसमें अनिल अंबानी के ऊपर भी 25 करोड़ का फाइन लगाया, और दूसरी रिलायंस होम फाइनेंस की कंपनी, उसके बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर भी फाइन लगाया गया है सेबी की तरफ। तो अब सेबी सख्त हो चुकी है। अब देख सकते हो कि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा चल नहीं पाएगा। तो क्लियरली देख दो, ये मामला तो पुराना है। अनिल अंबानी ने अब तो एक तरह से देख सकते हो कि कोशिश करनी शुरू की ईमानदारी से कि किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और एक नई पीढ़ी आ चुकी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, अनिल अंबानी का दौर तो खत्म हुआ है लगभग, अब उनके दोनों बेटे बिजनेस संभाल रहे हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये कंपनियां बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी देख दो कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, आने वाले समय बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके अगर हम SWOT को एनालिस करके भी देखो तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे वीकनेस तो जरूर है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ 0.4 है, वीकनेस इसके अंदर 4 जरूर है, अपॉर्चुनिटी भी 1 है, थ्रेट इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रेंथ इसकी मजबूत है। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको पता पड़ेगा इसमें जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा देखें तो प्रॉफिट है पिछले 2 क्वार्टर से भी बेहतर हुआ है, जिसमें लॉस में भले कंपनी हो लेकिन लॉस कम हो रहा है। इसके अलावा कंपनी नेट कैश जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेस से, और 0 प्ले शेयर है, यानी अनिल अंबानी ने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, जिससे आने वाले समय बेहतर उम्मीद देखने को मिल रही है, और ये कंपनी कमाल कर सकती है। तो रिस्क ले सकते हैं ऐसे इन्वेस्ट को, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह प्राइस बहुत नीचे है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सपोर्ट क्या है और रजिस्टेंस क्या है, तेजी के साथ आगे बढ़ा स्टॉक। तो यहाँ से अगर गिरा हो तो 31.35 का पहला सपोर्ट है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक इससे नीचे है, तो सेकंड सपोर्ट आपको 28.22 के आसपास दिखाई देगा। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट और हो सकती है, फिर 24.84 तक भी जा सकता है, परंतु ये तभी पॉसिबल होगा जब बाजार में गिरावट का दौर शुरू, वरना मुझे नहीं लग रहा कि इतना नीचे जाएगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 37.86 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यानी पुरानी जो इसकी हाई बनी अभी पिछले 38 के, उसके आसपास जा सकता है, और इसको पार करते ही 41 का एक फ्रेश नया 52 वीक का हाई बन सकता है, और तीसरा जो रजिस्टेंस है वो 44 के आसपास है, यानी जो टारगेट दे रहे ब्रोकेज हाउस 44 के, वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका है रिलायंस पावर जैसी कंपनी में, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बहुत सक्रिय और सरकार का पूरा सपोर्ट मिला है सेक्टर को। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।